गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैंने आज 31 क्वेश्चन से आप लोगों की सीरीज़ जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें पीजीटी के लिटरेरी टर्म्स 2000 से लेकर 2016 तक 16 का पेपर जो 19 में हुआ था वो कवर करवा रही हूँ। 30 क्वेश्चंस मैंने तब करा दिए थे, आज 31 क्वेश्चन से मुझे करवाना है। जिन लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी वो लोग देख लें। टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर में जो लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सॉल्व करवाए हैं मैंने। 2021 के भी सॉल्व करवाए हैं, तो आप लोग देख लीजिए, सीरीज़ पूरी बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, हमारा पीजीटी टीजीटी का पेड बैच चल रहा है। अगर आप में से किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो आप 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं या प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा को डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ ये याद रखिएगा, इंग्लिश सूत्रा अपनी तरफ से कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉल नहीं करता। अगर आप ऐप पर आकर ऐप के फंक्शंस देखना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डाउनलोड द ऐप एंड एक्सप्लोर द ऐप एज मेनी टाइम्स एज यू विश टू। हमारी तरफ से आपको बिल्कुल भी कोई कॉल नहीं जाएगा, ये हमारे उसूल रहते हैं। अगर स्टूडेंट की इच्छा है तो वो हमारे पास आएगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं आएगा। तो आप चाहते होंगे तो आप जो है आप कॉल करेंगे और इंग्लिश सूत्रा आपको रिप्लाई करेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं करेगा। तो इंग्लिश सूत्रा और ऐप्स की तरह बिल्कुल नहीं है कि ऐप डाउनलोड हुआ नहीं और आपके पास कॉल आने शुरू हो गए, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट चीज़, आप लोग जो है इससे पहले के क्वेश्चंस देखने के लिए इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर्स देखेंगे तो वो आप लेक्चर देखेंगे तो आपको सारी सीरीज इसमें सीक्वेंशियली मिल जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज, जिसमें पार्ट से होल को बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज सिनेक्डोकी। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे पार्ट फॉर होल है, पार्ट लिया हमने, मोर हैंड्स मोर वर्क। तो हैंड्स जो हैं वो पार्ट है, केवल हाथ तो काम करते नहीं, हाथ से पूरे इंसान को बताया जा रहा है, दैट इज पार्ट। होल, पूरे से इंडिया वन द मैच। इंडिया टीम की बात कर रहे हैं, पूरे देश से पार्ट को, होल से पार्ट को बताया गया। तो पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट इज नोन एज सिनेक्डोकी, जो है वो उसे कहा जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज सिनेक्डोकी। ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, अ वर्स ऑफ 2 लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट द एंड इज कॉल्ड। 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है जिसके लास्ट के वर्ड राइम करते हैं उसे कहा जाता है कपलेट। ए ए बी बी इस तरीके से जो है उसे कहा जाता है कपलेट। अलोन अलोन, ये 2004 में भी आया था, आप देखिए 2021 में भी आया, 2004 में भी आया। इससे ही पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना कितना ज़रूरी होता है। अलोन अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। एक दिन आप लोगों को मैं एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में अंतर बताऊंगी। अभी तक आपने जो भी चीज़ पढ़ रखी है उससे अलग ही बताऊंगी, तब आप लोग बहुत अच्छे से जो है उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एलिट्रेशन क्यों है। जब इसमें वॉल साउंड आ रहा है तब भी इसमें एलिट्रेशन क्यों है। एक छोटी सी चीज़ है, यूट्यूब पर मैं भी बहुत सारे लोगों को देख चुकी हूँ मगर वो छोटी सी चीज़ नहीं बता पा रहे हैं उसकी, तो मैं भी इसको आगे बताऊंगी क्योंकि अभी मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक दिन इसी चीज़ को आप लोगों को क्लियर करूंगी। तो अलोन अलोन ये पीजीटी 2004 में भी आया था, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग में अथॉरिटी जब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स दे दी जाती हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अथॉरिटी एक मरते हुए राजा को भूल जाती है, तो अथॉरिटी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन बीइंग के तौर पे लिया गया, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। तो द आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ वन ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी एपिक। अब मुझे ये नहीं याद है कि ये कौन से पेपर में, 2004
शायद 4 का ही है, पीजीटी 2004 का है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये 100% एफ हुआ होगा। विच वन ऑफ दीज इज़ अ सेकेंडरी एपिक। सेकेंडरी एपिक का मतलब होता है, एक होते हैं प्राइमरी एपिक जो कहीं सुनी पर आधारित होते हैं और कोई पोएट उसको लिख देता है, लेकिन वही लोग वही कहानियाँ जो चली आ रही हैं उसी हीरो के एडवेंचर्स के बारे में बताया जाता है। सेकेंडरी एपिक वो होते हैं जिसमें कई सोर्सेज से मटेरियल लिया जाता है और हीरो जो होता है उसमें कई सोर्सेज से मटेरियल लिया जाता है, कहानी जो होती है वो काल्पनिक भी हो सकती है। तो अब इसमें इलियड एंड जो ओडिसी हैं ये दोनों तो प्राइमरी एपिक हैं, पैराडाइज लॉस्ट एंड एनियड बोथ आर सेकेंडरी एपिक, तो इसका आंसर बी और डी दोनों है। अब इसीलिए ये मुझे लगता है क्वेश्चन एफ हुआ होगा। द राइमिंग ऑफ वॉल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज। कॉन्सोनेंट की राइम के बिना जब वॉल की साउंड्स आती है तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एसोनेंस। उसे एसोनेंस जो है वो कहा जाता है, दैट इज एसोनेंस। ये है एसोनेंस। अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रे इज। वर्स लिब्रे का मतलब होता है लिबरेटेड, फ्री, तो इसका हो गया दैट इज फ्री वर्स। तो इसका आंसर है दैट्स ए, फ्री वर्स, जिसमें ना मीटर होता ना राइम स्कीम होती, उसे कहा जाता है वर्स लिब्रे। अ सिज्यूरा इज ए। किसी भी उसमें सोनेट में इसमें जब लाइन में एक ब्रेक आता है, चाहे कॉमा से आए सेमी कॉलन से आए, उसे सिज्यूरा कहा जाता है। तो सिज्यूरा इज अ पॉज, अ ब्रेक विच इज यूजुअली मार्क्ड ऑफ विद द हेल्प ऑफ अ सेमी कॉलन और अ कॉमा। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड। एक सोनेट की जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं वो कहलाती हैं ऑक्टेव, तो दे आर नोन एज ऑक्टेव। ये देखिए सारे क्वेश्चंस जो हैं ये उसमें ही आए हुए हैं। ही इज़ टू फोन्ड ऑफ रेड टेप। जब ही इज़ टू फोन्ड ऑफ रेड टेप है तो इसका मतलब हो गया फॉर्मेलिटी, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। तो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी की जगह जब हमने रेड टेप वर्ड यूज़ करा तो नाम चेंज कर दिया, तो उसे क्या कहा जाएगा? दैट इज मेटोनमी। प्लग फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सॉरो। इसमें इसको हाइपरबोल दिया है, मगर मुझे नहीं समझ में आया हाइपरबोल कैसे है। प्लग फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से प्लग फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सॉरो। देखिए मेमोरी से एक रूटेड सॉरो, सॉरो को कंपेयर करा है एक प्लांट से और मेमोरी से उसे प्लग करा है, तो कंपैरिजन करा जा रहा है। अब कंपैरिजन किया जा रहा है, प्लग फ्रॉम द मेमोरी और रूटेड सॉरो, मेमोरी से एक सॉरो को जो है, सॉरो को रूटेड सॉरो, तो सॉरो को एक प्लांट से कंपेयर किया। दैट्स वाई मैं इसे मेटाफर मानती हूँ। वाई इट इज़ हाइपरबोल आई डोंट नो, मे बी इट कैन बी अ हाइपरबोल, लेकिन जो ओवरपावरिंग फिगर ऑफ स्पीच होती है वो लगाते हैं। द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन, कि बिल्कुल टाइम जो है वो ऐसा शांत है जैसे नन, तो ये एज की वजह से टाइम को डिसिमिलर थिंग से कंपेयर कर रहे हैं नन से, तो दैट इज सिमिली। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून। सी को ह्यूमन बीइंग की तरह लिया है, द सी विच इज दैट शोज हर बूजम टू द मून, तो सी को पर्सोनिफाई किया गया है। द आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। इसका आंसर है पर्सोनिफिकेशन, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन असाइड। असाइड जो होती है और सॉलिलकी में दोनों में फ़र्क होता है। सॉलिलकी में जो स्पीकर होता है वो अकेला होता है और जो भी वो स्पीच बोलता है वो दर्शकों को सुनाने के लिए होती है, बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर द ऑडियंस, इट इज़ नॉट मेंट फॉर द फेलो एक्टर। असाइड में द फेलो एक्टर्स आर प्रेजेंट एट द स्टेज एंड द कैरेक्टर स्पीक समथिंग, बट दे आर सपोज टू, बट दे प्रिटेंड एज इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू इट। तो यही चीज़ इसमें है। is a short speech not supposed to be heard by other characters on the stage or the audience। कि एक short speech होती है, audience तो मैं नहीं कहूँगी इसे, तो is a short dramatic monologue means by the side of is a poem consisting of irregular lines। तो audience के द्वारा तो ज़रूर सुनी जाती है, अगर audience नहीं सुनेगी तो उसका जो motive है वो clear नहीं हो पाएगा। Now the next question is free verse in a poetry is written in praise of freedom, नहीं।
confirming to no regular meter, having neither depth nor commitment, written in blank verse. जिसमें ना मीटर होता ना राइम स्कीम होती, उसे ही कहा जाता है फ्री वर्स. दैट इज फ्री वर्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज एफरिज्म. एफरिज्म कहते हैं जो शॉर्ट पिदी सेइंग्स होती हैं उन्हें एफरिज्म कहा जाता है. जैसे कि इट टेक्स टू टू क्वेरल एंड जो है अ बर्ड इन अ हैंड इज़ वर्थ देन टू इन द बुश. जो शॉर्ट सेइंग्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? एफरिज्म कहा जाता है. जो ज्ञान से भरी हुई होती हैं, प्रैक्टिकल विजडम पर आधारित होती हैं, तो दैट इज मीन्स अ लिविंग बींग्स एबिलिटी टू सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, is a statement condensing much wisdom in a few words, is the quality of being poisonous, is an expression of anxiety. तो that's B is a statement condensing much wisdom, जिसमें wisdom होता है practical wisdom पर जो based होती है. Now the next one is caesura is, ये को repeat हो रहे हैं. तो caesura क्या होता है? That's break in a line which is marked off with the help of a semicolon or comma. That is caesura. What is an epic? An epic कैसा होता है? epic जो होती है लिरिक एक इमोशनल एंड सब्जेक्टिव पोएम होती है, मगर एपिक किसी हीरो के एडवेंचर्स के बारे में बताई जाती है. दैट इज वाई इट इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव. अब बैलेट स्टेंजा इज ऑफ. जो बैलेट स्टेंजा होता है वो 4 लाइन का बैलेट स्टेंजा होता है. राइम स्कीम ABCB होती है. दैट इज ऑफ 4 लाइन्स. What does the term curtain raiser indicates in drama? जब किसी ड्रामा के शुरू होने से पहले एक छोटा सा प्ले किया जाता है ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, उसे कर्टेन रेजर कहा जाता है. तो दैट इज, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले. द वर्ड पिकारस्क हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम. ये जो वर्ड है पिकारस्क, ये स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है. एंड पिकारस्क नॉवल का मतलब होता है द स्टोरी ऑफ अ रग, एक ठग की कहानी, एक ठग के एडवेंचर्स की कहानी. पहला एलिजाबेथन पिकारस्क नॉवल जो लिखा गया था, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये लिखा गया था. दैट वाज जो है ये एक पहला पिकारस्क जो है वो नॉवल था. तो दैट इज स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है. Spanish word picaro. Now the next one is an ambassador is a gentleman who lies abroad for good of his country. इसमें pun on the word. ये lies जो pun का मतलब होता है equivoque, play on words. lies जो word है इसका मतलब होता है, एक है झूठ बोलना to tell a lie, and दूसरा one is रहना to stay there. झूठ बोलना और रहना. तो इसमें है कि यहाँ पर ये दोनों ही अर्थ इस सेंटेंस में फिट बैठते हैं. दैट इज़ वाई दिस इज यहाँ पर आएगा. दैट इज आंसर इज C, लाइज. द मैन इज नो फूल, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को रखा जाता है और किसी बात को कम करके बताना होता है, तो लिटोट्स कहा जाता है. ही इज़ नॉट द स्कॉलर, ही इज़ अ स्कॉलर ऑफ नो मीन सिटी. तो दो नेगेटिव्स मिलकर पॉजिटिव बना देते हैं. तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिटोट्स. मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. मिल्टन को यहाँ संबोधित किया जा रहा है. दैट्स वाई दैट इज अपॉस्ट्रोफी. The answer is apostrophe. To err is human, to forgive divine, identify the figure of speech. दो statements हैं, opposite statements हैं, इसीलिए यहाँ पर है antithesis. Where beauty cannot keep her lustrous eyes, जहाँ ये इसमें ब्यूटी को पर्सोनिफाई किया गया है, हर यूज़ करा गया है. तो फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. लाइफ इज अ ड्रीम, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. लाइफ को ड्रीम से कंपेयर करा मगर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन यूज नहीं करे, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर. Death lays his icy hands on kings,
आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, आपको दिख रहा है डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसको डेथ को पर्सोनिफाई करा कि उसने ठंडे हाथ किंग्स पे रखे, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैरोनिम इज. देखिए पैरोनिम जो होता है जैसे हिंदी में समानार्थी शब्द कहते हैं कि जिसकी स्पेलिंग अलग हो सकती है मगर जो कई बार जो है वो उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है, और हर बार प्रोनाउंसिएशन भी सेम नहीं होता, रूट और जो है वो अलग हो सकती है, किसी ना किसी सेम उसकी वजह से एक साथ जुड़े हुए होते हैं, सेम फॉर्म की वजह से या किसी ना किसी सेम चीज़ की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें पैरोनिम्स कहा जाता है. तो दैट इज़ अ वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस एग्जैक्टली एज द सेम. हालांकि ये भी सब कंडीशन में नहीं चलता, तो दैट इज समानार्थी शब्द को कहा जाता है, तो दैट इज डी. लगभग सही है, पूरा तो नहीं कहूँगी, लगभग सही है. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपेथ. The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven. यहाँ पे मर्सी को कंपेयर किया गया है रेन से, तो इसीलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच और एज भी लगाया गया है, तो सिमिली. ये यहाँ तक क्वेश्चन हुए थे जो 2000 से लेकर 2016 से पहले तक के जो क्वेश्चंस थे वो. ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2016 का पेपर जो 19 में हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं. हेजियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन. हेजियोग्राफिक्स होते क्या है? ग्राफिक्स मतलब लिखी गई, हेजियोग्राफिक्स लिखी जाती है सेंट्स के ऊपर. तो द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, सेंट्स के ऊपर जो बायोग्राफीज लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेजियोग्राफिक्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 14-line poem in iambic pentameters consisting of 3 quatrains and a concluding couplet known as. एक 14 लाइन की पोएम को सोनेट कहा जाता है, लेकिन जब वो सोनेट 3 क्वाट्रेन्स और एक कपलेट में बटा हुआ होता है तो उसे शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है. तो इसीलिए द आंसर इज बी, शेक्सपियरियन सोनेट. And now the next question is, if in a ballad a line or stanza is repeated, अगर बैलेड में एक लाइन और स्टेंजा रिपीट होता है लेकिन वो उस कहानी को आगे बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज इंक्रीमेंटल रिपीटिशन. उसे कहा जाता है इंक्रीमेंटल रिपीटिशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज which of the following statements is not correct with reference to ode. पिंडार्स ओड आर एंकोमियास्टिक. बिल्कुल सही है. पिंडारिक ओड्स जो होते हैं वो रेगुलर ओड्स है, एंकोमियास्टिक यानी कि तारीफ करते हुए होते हैं, उनमें महिमा मंडन होता है, तो दैट्स ओ बिल्कुल ये करेक्ट है. इन कंट्रास्ट टू द पैशंस, विजनरी बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडार्स ओड, मैनी होरेशियन ओड्स आर काम, मेडिटेटिव एंड कॉलोक्वियल. पिंडार के ओड के मुकाबले होरेशियन ओड्स जो होते हैं वो बिल्कुल शांत और मतलब बहुत सिंपल जो है वो ओड्स होते हैं. द इर्रेगुलर ओड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टॉमस ग्रे. पिंडार्स ओड्स वर रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन. एंकोमियास्टिक में ये चीज़ आ गई है कि पिंडार के ओड्स जो हैं वो तारीफ करने के लिए होते थे. इर्रेगुलर ओड्स टॉमस ग्रे के द्वारा नहीं, काउले के द्वारा करे गए थे, तो इसे उन्हें काउलेवियन ओड भी कहा जाता है. तो ये उत्तर जो है इसमें सी जो है वो इनकरेक्ट है. अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इंपॉर्टेंट एक्शन. जो एक एक्शन जो कि अपने आप में सीरियस होता है, कंप्लीट होता है, सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, उसे ट्रेजेडी कहा जाता है. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following which does not consist of lines of iambic pentameter without rhyming. अब इसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें iambic pentameter की लाइन्स नहीं होती और ना राइम होती. अब मुझे नहीं पता कि पेपर वालों ने इसको, बोर्ड ने इसको ब्लैंक वर्स क्यों माना, क्योंकि ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती मगर iambic pentameter तो होता है. तो इसे क्यों माना उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स मुझे नहीं पता. इसका आंसर होना चाहिए इनमें से किस में डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, किस में आयम्बिक पेंटामीटर नहीं होता
और राइम भी नहीं होती। तो इसका तो सही आंसर है फ्री वर्ड्स। क्यों बोर्ड ने इसे ब्लैंक वर्ड्स माना मुझे नहीं पता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज ये यहाँ पर हुआ। अब इसके बाद आगे इसी तरीके से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और के साथ ग्रामर के क्वेश्चंस मिक्स करके आप लोगों को करवाती रहूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड गुड नाइट।